अब देखो, सक्सेस पॉइंट्स ऑफ बोर्स मॉडल का मतलब बेसिकली बोर्स मॉडल की एक्सेप्टेबिलिटी के पीछे व्हाट वे द प्राइमरी रीजंस, एज इन व्हाट ऑल थिंग्स बोर्स मॉडल कुड इजीली एक्सप्लेन। लाइक उस टाइम तक की जो भी प्रॉपर्टीज थी एटम से रिलेटेड या मैटर से रिलेटेड, उनमें से व्हाट ऑल प्रॉपर्टीज कैन बोर्स मॉडल एक्सप्लेन, ठीक है, they are going to be accounted as major points of success or success points for Bohr's model, ठीक है। तो सबसे पहला चीज जो it was able to account for was definitely the absorption and emission spectrum, absorption and emission spectrum of hydrogen, right, species, can be fully explained ठीक है। और बाकी दूसरी चीजें जो थी लाइक बॉन्डिंग वगैरह में तो हम लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प ये नहीं कर पाया, बॉन्डिंग में एक्चुअली ये फेल ही किया, जिसकी वजह से बाद में हमको चेंज करना पड़ा। एमो मतलब सॉडिंजर्स में जाना पड़ेगा हम लोगों को। और मेजर एक तो ये था, बाकी कंडक्शन थियोरी वगैरह जो थी अ, उसको भी 100% सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट हाँ it presented a stable dynamic model। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड का मतलब है ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर में आयनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के टाइम पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट लॉस या कंप्लीट गेन होता है। उनके ऑर्बिट से उनको निकालने में जो एनर्जी लगेगी और दूसरे जगह पर ऐड करने पे जो एनर्जी इवॉल्व होएगी, वो सारे कैलकुलेशंस करके बोर्स मॉडल के थ्रू जो हम वैल्यू निकालते हैं, थर्मोडायनेमिक वैल्यू, वो वैल्यू मोर और लेस मतलब मोर और लेस सेटिस्फाई होता है आयनिक बॉन्ड्स के फॉर्मेशन में एक्चुअल वैल्यू जो हमको मिलती है उससे। मेकिंग सेंस, स्पेशली आयनाइजेशन वैल्यू जो थे, दे वेयर मैचिंग वेरी परफेक्टली।
So thermodynamics of ionic bonds can be explained. So these were some of the success points. The most important one was this one. ठीक है, इसमें भी बेसिकली बैल्मर सीरीज को ही मतलब टू बी प्रिसाइज बैल्मर सीरीज एंड एक रेडबर्ग का भी इक्वेशन था. तो रेडबर्ग इक्वेशन और बैल्मर सीरीज को इसने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था, मतलब परफेक्टली एक्सप्लेन किया था. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज
The first limitation was it was applicable only on hydrogen-like species. That is its first limitation. ठीक है. दूसरा important limitation जो इसका था, and it is not applicable on multi-electronic system. The next very important ये limitation of this model was that even for hydrogen atoms or hydrogen-like atoms, it was able to explain the absorption and emission, especially emission spectrum, under normal conditions or normal circumstances. ठीक है. और सेम इमिशन स्पेक्ट्रम को अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक या एक्सटर्नल ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अगर इफ वी आर गोइंग टू एनालाइज व्हाट वी यूज टू फाइंड आउट इज कि द स्पेक्ट्रल लाइंस जो पहले एक सिंगल लाइन की तरह दिख रहा था, that is being divided into or subdivided into multiple lines. ठीक है. मतलब वो पहले लग रहा था जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड हमने नहीं लगाया है, तो हमको ऐसा लग रहा था कि वो एक सिंगल लाइन है, क्योंकि फोटोग्राफिक फिल्म पर उसका एक सिंगल इंप्रेशन आ रहा था. बात समझ में आ रही है. बट जब हमने उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ऑब्जर्व किया, तो सेम फोटोग्राफिक फिल्म पर इट वाज क्रिएटिंग मल्टीपल इंप्रेशंस. दोज इंप्रेशंस वेयर नॉट वाइडली स्प्रेड, बट बहुत अलग अलग नहीं होते थे, काफी क्लोजली स्पेस्ड रहते थे, बट स्टिल देयर वेयर डिस्टिंक्ट मार्क्स ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म. बात समझ में आ रही है. इसका मतलब हम लोगों ने ये निकाला कि बेसिकली ओरिजिनली जो हमको लग रहा था नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हाइड्रोजन के जो एक इमिशन स्पेक्ट्रम को हम एक सिंगल लाइन मान रहे थे, मोनोक्रोमेटिक, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला, वो एक्चुअली सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं है, रादर इट इज अ क्लस्टर ऑफ frequencies, but those frequencies are so closely spaced that हम normal observations में we are unable to predict that it is made up of multiple lines or multiple frequencies. In reality वो multiple frequency से बना हुआ होता है, even hydrogen spectrum, right? अब बात ये थी कि ये कैसे पॉसिबल है. बोर्स मॉडल में इसकी अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं. हमारे पास एक सिंगल एनर्जी लेवल है और सिंगल एनर्जी लेवल से सिंगल एनर्जी लेवल पर फॉल करना है एटम को, राइट ना. हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर फॉल करना है और सब में एक सिंगल सिंगल वैल्यू है. तो हाउ इज दिस मोर देन वन और इमिशन वाली चीज कैसे, मतलब मोर देन वन फ्रीक्वेंसीज एक साथ इमिट हो रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? दैट इज समथिंग व्हिच दिस बोर्स मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन. However, the splitting of lines in presence of external electric and external magnetic fields are respectively known as ये एक को जीमेंस इफेक्ट बोलते हैं और दूसरे को हम लोग बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट. स्टार्क इफेक्ट एंड जीमेंस इफेक्ट. ठीक है. So the second point is fail to explain Siemens
that is splitting of spec spectral lines. The influence of magnetic field and Stark effect. Yeah. Third important thing which it cannot do is it cannot explain formation of it cannot explain formation of um, formation of molecules through chemical bonding chemical bonding from atoms. ठीक है, तो बेसिकली ये केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने में कंप्लीटली फेल्ड रहा. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है, तो जब हम लोग एक्चुअली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस चीज का जो ये इवोल्यूशन हो रहा है ना, एटम्स का इवोल्यूशन और आवर स्टैंडिंग इवोल्यूशन ऑफ आवर स्टैंडिंग टू अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स atoms, that has a great effect or great laying effect on the theories of chemical bonding. ठीक है, पहली जो दो थियरीज थी दे वेर मोर इन्फ्लुएंस. पहली वाली तो बहुत प्रिलिमिनरी या बेसिक थियरी थी, बट दोज फर्स्ट टू थियरीज वेर kind of very much based on the idea which Bohr postulated. ठीक है, क्वांटम थियरी, सॉरी ये
पार्टिकल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर हम उसको पार्टिकल बिहेवियर की तरह लेकर के, यानी बोर्स मॉडल से और कहीं ना कहीं पर दैट वाज मोर और लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय बोर्स मॉडल, ठीक है, जहां पर हम पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के सारी चीजें प्रिडिक्ट करते थे या बनाते थे, बट ऑब्वियसली दैट हैज लिमिटेशंस एंड वो थियरीज बेसिकली इन लॉन्ग रन डिस्कार्ड करी गई। देन उसके बाद दो थियरीज और आती है, जिसमें से पहला थियरी जो होता है, द फर्स्ट एक्चुअली इसमें बॉन्डिंग थियरी में सबसे पहली थियरी होती है लेविस थियरी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग्स। उसके बाद दूसरा थियरी जो होता है हमारा, वो होता है वेसिपर थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। तो वेसिपर थियरी होती है, ये दोनों थियरी जो है बोर्स मॉडल पे बेस्ड है। एंड देन कम्स देयर इज समथिंग कॉल्ड वैलेंस बैंड थियरी। Valence band theory is VBT, and VBT is based on Schrodinger's model, but that is again very basic. Then we have a, matlab at present we have another model called ये MOT, molecular orbital theory, ठीक है। Molecular orbital theory is quite vast and it's highly realistic, ठीक है। हाईली रियलिस्टिक मतलब उसमें किसी भी तरह का अप्रोक्सीमेशंस का हिसाब किताब ही नहीं है, जैसा हम देखते हैं वैसा उसको एक्सप्लेन करते हैं, इतना वास्ट है वो। एंड दैट इज दे आर both of them, the VBT and the MOT, both of them are based on Schrodinger's model, wave model of electron, wave model of atom। सर एक बार वापस बताओ ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, इसमें मैं ये बोल रहा था कि बेसिकली केमिकल बॉन्ड जैसे जैसे हमारी एटम्स की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करी, वैसे वैसे ही हमारी ये बॉन्डिंग थ्योरी जो थी वो इम्प्रूव करी। द इनिशियल टू बॉन्डिंग थ्योरी, लेविस थ्योरी एंड वेसिपर वेसिपर दे आर बेस्ड ऑन, एक सेकेंड हो जाओ। हेलो, हाँ सर बोलिए ना।